अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर पे हैं, यूनिट नंबर 3 नाइन्थ की केमिस्ट्री। और जो सेकंड पोर्शन है उसका वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। तो सोचने वाली ये बात है, तो एटम खुद इतना छोटा है कि हमें देखना मुश्किल है हाउ पॉसिबल कि वो इसको मीर कर लेते हैं। कौन सी वो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वो स्केल है, कौन सा वो पैमाना है जिससे वो मीर कर लेते हैं। है हैरानी वाली बात। तो बच्चों, होता एक्चुअल ये है कि हम ये जनाब दो एटम कंसिडर करते हैं, ये भी कार्बन का है और ये भी कार्बन का है। लेट्स सपोज आपस में जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों के बिटवीन पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज में क्या है, रिपल्शन होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनको आपस में दोनों एटम्स को इकट्ठा जोड़े हुए हैं। तो इस रिपल्शन और अट्रैक्शन की फोर्स को यूज़ करते हुए हम इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। अकेले का नहीं पॉसिबल। तो ये दो कार्बन एटम है हमारे पास। कितने कार्बन एटम हैं? 2, आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनके बिटवीन ये जो डिस्टेंस है ये जनाब बनता है 154 पिकोमीटर। P स्टैंड फॉर पिको एंड M स्टैंड फॉर मीटर। पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12। ये प्रीफिक्सेस में पढ़ा है, जैसे माइक्रो 10 की पावर -6। माइक्रो क्या होता है? 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 नैनो। ठीक हो गया बच्चों? तो ये पिकोमीटर क्या है? यूनिट है किसका? एटॉमिक रेडियस का यूनिट क्या है? पिकोमीटर। नैनोमीटर भी हो सकता है, लेकिन पिकोमीटर ज़्यादा यूज होता है। अब हमने रेडियस फाइंड करना, ये तो हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। ये हमारे पास क्या आ गया? 2r। तो 154 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 77 पिकोमीटर। अगर ये कार्बन के एटम हैं, मीन क्या, ये कार्बन का एक एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास कितना आ गया? वो हमारे पास आ गया जनाब 77 पिकोमीटर। क्या है जी? रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों क्या डेफिनेशन बनी? हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ की है ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, ये आपस में 2 बॉन्डेड हैं। इनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इन दोनों न्यूक्लियस के बिटवीन जो हाफ डिस्टेंस होता है 2 बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। तो ये कार्बन के 2 न्यूक्लियाई थे, इनका हाफ जो हमने किया वो कितना आया? 77। तो इसका फिर कार्बन का एटॉमिक रेडियस कितना बन गया? 77 पिकोमीटर। जी बच्चों, अब इसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज कह लें या एटॉमिक रेडियस कह लें, एक ही बात है। इन ग्रुप्स, तो ग्रुप कैसे होते हैं जनाब? ग्रुप कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वेरी गुड। ग्रुप क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं। वो क्या होती हैं? टॉप टू बॉटम। ग्रुप क्या होगा? याद रखें, ग्रुप का जब भी ट्रेंड लिखेंगे हम कहेंगे टॉप टू, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एटॉमिक टॉप टू बॉटम। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज बच्चों टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज होता है। कैसे? बड़ी सिंपल सी रीजनिंग है इसकी। ये पहला है ना पीरियड, इसमें कितने शेल होंगे? 1। दूसरे में कितने होंगे? 2। तीसरे में कितने होंगे? 3। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज होंगे तो जाहिर है एटॉमिक साइज इसका ये बन गया, इसका ये बनेगा, और इसका वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो हम ये कहेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज। रीजन इज दैट इंक्रीज इन नंबर शेल, जो नंबर होते हैं शेल के वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इन ग्रुप, अब हम किस में देखेंगे? पीरियड में देखेंगे। पीरियड जब भी हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी जब इस तरफ जाते हैं एटम का साइज की क्या पोजीशन है जनाब? ये एटम का साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है जनाब, इसमें
शेल तो वही है ना, 2 है 2 है, अगर 3 है तो 3 है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बाहर, जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जब बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, सिमिलरली अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, प्रोटॉन भी बढ़े, तो इनमें जो अट्रैक्शन होगी ये इनको एटम को सुकेड़ देगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे। ये आपस में क्या होता जाएगा, एटम छोटा होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। किसके बिटवीन? यस न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का लफ्ज़ सुना होगा। शील्ड कहते हैं बचाने को। वीडियो गेम में आपने देखा होगा, वो जो ढाल सी नहीं होती रखी हुई, वो जो तलवार नेज़े वगैरह से बचाती है, उसको भी हम शील्ड कहते हैं। शील्ड मतलब होता है बचाना। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या है, ये आप देखें बच्चों, ये हमारे पास कोई किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका कौन सा है, फर्स्ट शेल है। इसको कंसिडर कौन सा है, सेकंड शेल है। इसको कंसिडर करने कौन सा है, थर्ड शेल है। और ये वाला क्या है, इसका फोर्थ शेल। जनाब, ये फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हैं। सेकंड में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस थर्ड में क्या हो गए, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेट्स सपोज लास्ट वाले में कितने हैं, ये 2 हैं। और न्यूक्लियस में इधर प्रोटॉन है। ज़ाहिर है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही मोस्टली प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ना हो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। अब होता क्या है जनाब, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले बाहर वाले शेल को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल। क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल। दूसरा नाम इसका क्या है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्यों कहते हैं, वेरी गुड। वैलेंस शेल इसलिए कहते हैं कि इसकी वैलेंसी का तयन करता है। वैलेंसी क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विच कैन लूज शेयर आर, जो एटम लूज करे, गेन करे, शेयर करे, जितने वो इलेक्ट्रॉन, वही उसकी एक्चुअल क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, ये हम पहले चैप्टर में भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जनाब, अब शील्डिंग इफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ एक रिलेशन तो है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, ये देखो, इसमें भी कोई शक नहीं है, अपोजिट चार्जेस अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये क्वेश्चन रेज होता है जनाब, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ये सारे प्रोटॉन इकट्ठे कैसे हैं, एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन इधर। ये हायर लेवल की डिबेट बन जाएगी। ठीक है, तो इधर हायर लेवल पे हम आप इसको डिस्कस करना। इधर इतना ही याद रखना है आपने, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल वाले, वैलेंस शेल वाले, इनको, इनकी अट्रैक्शन को ये दरमियान वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनके बिटवीन, वो क्या करते हैं जनाब, वो क्या करते हैं, कम करते हैं, शील्ड करते हैं। इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या, डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स, डिक्रीज इन attractive force exerted by the nucleus on valence electron, reason is that क्या, due to the presence of electron lying between the nucleus and ये न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही क्या होगा बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट इसको हम कहते हैं। ले जी, अब हम इसका ट्रेंड देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट का ग्रुप में। ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये जनाब एक ग्रुप है, ऐसे है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है जनाब, इंक्रीज होता है। कैसे, ये देखो, बड़ी सिंपल। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होता है,
इंक्रीज होता है, जाहिर है ये न्यूक्लियस है। अगर एटॉमिक साइज बच्चों इंक्रीज हो रहा है, इट मीन अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही दूर होता जाएगा। जितना वो दूर होता जाएगा उतना वो शील्ड होता जाएगा, उतना वो इस अट्रैक्शन से बचता रहेगा। तो सिंपली वी कैन से फ्रॉम टॉप टू बॉटम द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जी स्टूडेंट, अब ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, एटॉमिक साइज कम होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ते। नंबर एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल, अगर कोई थर्ड पीरियड है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन तमाम का नंबर, जो इलेक्ट्रॉनिक शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होंगे? 3 होंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे इधर इधर जाते हैं, अगर साइज कम होता है, अगर क्या होता है, साइज कम होता है तो वो अट्रैक्शन भी कंपैरेटिवली क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाला उतना ही उसको शील्ड करते हैं। तो हम इधर सिंपली हम ये कहेंगे कि ग्रुप में हम ये लिख लेंगे, जहाँ हम लिख रहे हैं साइज, आप लिख लेंगे नंबर ऑफ शेल उसमें इंक्रीज होते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। जबकि पीरियड में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते, इट मीन शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। इसको आपने किस में लिख लेना है? नंबर ऑफ शेल्स में लिख लेंगे, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जी स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किस, इसका एब्रीवेशन क्या है? आई। आई से आयोनाइजेशन, ई से एनर्जी। जी, वो एनर्जी जो किसी एटम को आयोनाइज करती है, आयन में चेंज करती है। किस में चेंज करती है? आयन में चेंज करती है। कैसे? जब भी किसी एटम को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, असूल क्या है? असूल यह है जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है कम, वो न्यूक्लियस के जो करीब होते हैं शेल उसमें होती है, उसमें जाएंगे। अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एक फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो असूल है जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हायर शेल होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेट हम इसको सोडियम का एटम कंसिडर करते हैं। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने आएंगे? 8 आएंगे। ये 2 आ जाएगा, सेकंड में 8 आ जाएंगे, और लास्ट में कितना है? 1 है। ये 1 देखे इसके साथ लूजली बॉन्डेड है या नहीं है? लूजली बॉन्डेड ही है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन, अपने एटम को छोड़ देगा। तो वो एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए किसके लिए? इस इलेक्ट्रॉन को, जी यस, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने के लिए? रिमूव करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? ये इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाए? निकल जाए। क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जनाब निकल गया। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब इसके पास एनर्जी होगी। वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी, मूव करवाने से क्या होगा जनाब? ये सोडियम एटम क्या बन चुका होगा? आयन बन चुका होगा। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। किसमें होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होगा। किसमें होगा? वैलेंस शेल में होगा। वैलेंस शेल में होगा। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की इसमें एग्जांपल है, वेरी सिंपल, आपने ये लिखना है सोडियम है जनाब, ये सोडियम आयन में चेंज होगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, कितनी एनर्जी लगी हमें? 496। इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। अगर कोई पूछे जनाब आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या है, तो क्या लिखना है आपने? किलो जूल पर मोल। मैं दूसरे लेटर में लिख लेता हूं, क्या लिखना है? किलो जूल पर मोल। ये के किलो से, ये जूल से, ये मोल लेके उसके ऊपर माइनस वाल डाल देते हैं, ये क्या बन जाता है? पर जूल बन जाता है। ये इसकी यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी का। एक और क्वेश्चन आता है कि सेकंड आयोनाइजेशन, लेट्स सपोज ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, जब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर लिया,
जब दूसरा लूज करवाएंगे तो क्या होगा, एक तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसका जो है ये जाहिर है फिर अब पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, इक्वल थे। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया फिर प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन का जो है ना और ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बन गया और ज़्यादा मजबूत अट्रैक्शन बन गई, किसके लिए, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, बिकॉज जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है उसके बाद एटॉमिक का साइज डिक्रीज हो जाता है, जो अट्रैक्शन होती है लूजली बॉन्डेड जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ जो न्यूक्लियस की प्रोटॉन की अट्रैक्शन होती है और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इस वजह से हमेशा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये भी बात याद रखें, जितने भी ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आखिर पे पोस्ट कर दिए जाएंगे पेज पे। जी जनाब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी होता है लव फॉर इलेक्ट्रॉन, लव फॉर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, उल्ट है, रिवर्स प्रोसेस किसका है, आयोनाइजेशन एनर्जी से उल्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, हमें उसके लिए एनर्जी देना पड़ती है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है, इसलिए उसको किससे शो करते हैं, पॉजिटिव डेल एच से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनाब ये है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है, कहीं से कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेट्स सपोज ये एग्जांपल आप देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर घूम रहा है। अगर ये एटम इसको अपने तरफ खींचेगा तो क्या होगा, जाहिर है ये मैंने आपको पहले बताया है, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में आएगा वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। रीजन इज दैट इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। सिमिलरली जब ये बाहर घूम रहा था, मूव कर रहा था, इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, जब वो इस शेल में आएगा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी जो रिलीज कब, व्हेन एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिंपल इलेक्ट्रॉन कह लें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन कह लें और अच्छा होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में हो जाए, आउटर मोस्ट शेल में जब ऐड होगा, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे क्या जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, ये फ्लोरीन है, ये जनाब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये फ्लोराइड बन गया, फ्लोराइड आयन बन गया और माइनस कितनी एनर्जी रिलीज की जनाब, इसने एनर्जी रिलीज की 328। क्या किया, 3 माइनस 328 माइनस 328, ये माइनस लिख लें, किलो जूल पर मोल। ये भी एक बड़ी टेक्निकल बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको डेल एच पॉजिटिव के साथ और इसको कैसे, नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। अब रह गया इनका ट्रेंड जनाब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इकट्ठा बताया जाएगा। जी अब हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN से इसको जाहिर करते हैं। ये क्या चक्कर है, ये बड़ा दिलचस्प चक्कर है जनाब, आप गौर से देखेंगे। ये जनाब हमारे पास एक एटम है कोई भी, ये उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये उसके पास एक प्रोटॉन है, जाहिर है आपको समझ आ गई, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ही है। क्या है, बिल्कुल सही समझे आप। और ये हमारे पास दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटम है, ये उसमें कितना, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया और इसमें प्रोटॉन कितने हैं जनाब, 17। जाहिर है फिर आपको समझ आ गई ये क्या है, क्लोरीन ही है। बाकी इसके ये दो और ये दो और ये दो, ये इसके पूरे हो गए। ऐसे ही है जनाब। अब देखें बच्चों, अब ये वाला जो इन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है ना, कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं आप, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये ब्लू वाला हाइड्रोजन का है, लेट्स सपोज, और ये जो ग्रीन है ये किसका है, क्लोरीन का है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है शेयर्ड पेयर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर्ड, जो इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है।
अब इसको दोनों एटम, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगी और हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कौन सी चीज अपनी तरफ खींचेगी? जो अपनी तरफ से खींचेगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह की एबिलिटी है, एक तरह की एज वो कंपोनेंट है जिससे कोई भी एटम जो शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा। एबिलिटी ऑफ एन एटम इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, इस शेयर्ड पेयर को जो इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन ने जोड़ा है इसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये किसकी ज्यादा होगी? कॉमन सेंस की बात है, जिसके पास खींचने वाले बंदे ज्यादा होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना जनाब। अब मुझे ये बताइए किसके पास ज्यादा है? क्लोरीन के पास ज्यादा है। तो अंडरस्टूड बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जिस एटम के पास जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे दूसरे के मुकाबले में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जी, हाईएस्ट वैल्यू En से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है जनाब? फ्लोरीन की है। कितनी है? 4.0। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है। कितनी है? 4.0। अब क्वेश्चन है, इसके साथ मैंने यूनिट लिखा। जी जनाब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नो यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो यूनिट। याद रहेगा जनाब। अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं। ले बच्चों, बड़े गुर की बात बताने लगा हूं आपको। ट्रेंड तीनों का एक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक ही लिखना है आपने। इन ग्रुप व्हेन वी मूव, ग्रुप में क्या होगा? टॉप टू बॉटम होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। जी वेरी गुड, क्योंकि वर्टिकल जो कॉलम होते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछ ले तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लेना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐड कर देना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछ ले तो वो कर देना है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी है, तीनों क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ड्यू टू जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है। रीजन क्या लिखनी है? रीजन लाजमी लिखनी है। सिंपल लिख दें बे, इसलिए क्योंकि इसका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम इन तीनों का किस में देखें? पीरियड में देखें। पीरियड में क्या होता है? उल्ट होगा। जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा? व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द आयोनाइजेशन एनर्जी कह लें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो वो कह लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कह लें, वो क्या है? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो ये तीनों क्वांटिटी क्या होंगी? ये जनाब इंक्रीज होंगी। प्यारे बच्चों, नोट्स के लिए स्कूल सॉल्यूशन का फेसबुक पेज बना है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स वहाँ से अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप इकट्ठे कर सकते हैं।